वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और चैप्टर नंबर 4 फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स की ये लास्ट वीडियो है, 10th वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 21 to 40 फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदीब। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में जो एक्सेप्शन आती है वो है सेल ऑफ गुडविल। रिस्ट्रेंट टू सिमिलर बिजनेस फॉर द सेलर ऑफ गुडविल इज वैलिड, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या हैं? इफ इट इज फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। तो ऑल ऑफ अबव वुड बी आर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइड? एग्रीमेंट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, तो ये तो वैलिड है क्योंकि इसमें रिस्ट्रेंट नहीं है बल्कि एक रिक्वायरमेंट है। एग्रीमेंट नॉट टू मैरी, ये रिस्ट्रेंट है तो ये वैलिड नहीं होगा। एग्रीमेंट टू प्रिवेंट है, ये भी रिस्ट्रेंट है द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ये भी वॉइड होगा। एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, तो ये भी बेसिकली जस्ट टू फॉर। तो नॉट वाइड के अंदर सिर्फ हमारा ए आंसर करेक्ट समझा जाएगा। क्वेश्चन 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रेंट टू ट्रेड? Agreement to sell all produce to a certain party with a stipulation that buyer is bound to accept whole quantity। फिर तो देखें जो चीज़ आप बना रहे हैं वो एक पार्टी के पास जाएगी ही जाएगी, तो इसमें ट्रेड रिस्ट्रेंट नहीं हो रहा, बस स्पेसिफिक पार्टी की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो ये आंसर तो है। आगे भी देखते हैं आगे क्या इशू है। एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल शॉपकीपर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस, तो स्टॉप करना फ्रॉम डूइंग बिजनेस ये रिस्ट्रेंट है। एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू अ सर्टेन पार्टी एंड बायर इज फ्री टू रिजेक्ट, ये भी रिस्ट्रेंट हो सकता है। और पार्शियल रिस्ट्रेंट हो या फुल रिस्ट्रेंट हो वो दोनों ही मना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस द वेंडर ऑफ गुडविल मे बी लॉफुली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सिमिलर बिजनेस एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। जो लॉ में वर्डिंग यूज हुई है वो ये है विद इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। अब ये हो भी सकता है अगर जो बिज़नेस हो रहा था, अब देखें ये देखा जाता है रीज़नेबल कि जो पहले बिज़नेस आपने सेल किया उसका स्कोप क्या था। उसका स्कोप अगर सिटी लेवल पर था तो फिर सिटी लेवल पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, एक ख़ास लोकेलिटी के अंदर था तो सिर्फ वहीं तक होना चाहिए। तो लोकल लिमिट्स जो हैं वो बेसिकली बिज़नेस के जो बिज़नेस सेल किया गया है उसकी गुडविल उसी हिसाब से देखी जाती है कि वो बिज़नेस कहाँ कहाँ पर हो रहा था। तो विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, तो जो लॉ की प्रॉपर वर्डिंग है वो बी ऑप्शन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। 25 है एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूड एग्रीमेंट्स विच टेंड टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस। बिल्कुल जी, ये तो इसमें शामिल है, आंसर है। एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये रिस्ट्रेंट नहीं समझा जाता, ये तो एग्रीमेंट वैलिड होता है। एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट, तो पार्टी सिविल केसेस में कोर्ट के आउटसाइड भी अपनी सेटलमेंट कर सकती हैं, ये भी वैलिड है। एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये भी वैलिड है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जो होगा वो इसमें से ऑप्शन ए समझा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ इज रिस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग? एग्रीमेंट फॉर कर्टेलिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब बाय लिमिटेशन एक्ट, बिल्कुल जी ये आंसर है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लॉ ऑफ लिमिटेशन अलाउ करता है कि एक मामले पर केस फाइल हो सकता है विद इन 3 ईयर्स, तो अगर आप पीरियड लिमिट कर देते हैं, कर्टेल कर देते हैं कि जी नहीं 1 ईयर होगा या 2 ईयर होगा, 3 ईयर से कम पे रख देते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी रिस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग ही समझा जाता है। एग्रीमेंट टू सिलेक्ट वन कोर्ट फ्रॉम टू कोर्ट्स हैविंग ज्यूरिडिक्शन, ये तो वैलिड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट वेयर बाय नीदर पार्टी शैल अपील, हाँ यहाँ पे भी हो सकता है कि कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद अपील में नहीं जाएंगे, तो ये भी वैलिड होगा। एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, तो आर्बिट्रेशन के थ्रू कर लेंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, तो ए आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड? एग्रीमेंट लिमिटिंग द टाइम अलाउड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो ये तो वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट विच कंटेन्स वेग और एम्बिगुअस टर्म, तो ये भी जो है वैलिड नहीं कंसीडर होगा क्योंकि अनसर्टन हो गया। एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच सीम्स टू बी अनसर्टन बट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ये वैलिड हो सकता है। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, कल किसने देखी है,
तो ये भी वैलिड नहीं होता, ये स्पेसिफिकली मना है लॉ में। तो हमारा सही आंसर होगा सी। 28th है, पार्टीज ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। हाँ, उनका अमाउंट में इंटरेस्ट होता है, बाकी वो चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरेस्ट इन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, नहीं, दे हैव नो इंटरेस्ट। सम अदर इंटरेस्ट इन हैपनिंग, सम अदर इंटरेस्ट इन नॉन हैपनिंग, तो ये सारे तो गलत हो जाते हैं। ए आंसर वुड बी करेक्ट। तो वो तो सिर्फ गेन और लॉस के लिए देख रहे होते हैं, बाकी उनका उस चीज़ की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। Which one of the following is void agreement? Agreement to buy ticket of lottery sponsored by the government। अब ये किसी और लॉ के थ्रू तो वैलिड हो सकता है, अदरवाइज ये वेजरिंग की नेचर में ही आएगा और void कंसीडर होगा। ठीक है, तो उसके बाद है कि जी एग्रीमेंट टू पे मोर देन 500 टू द विनर ऑफ हॉर्स रेस, ये लॉ ने अलाउ किया हुआ है। क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट, तो ये भी एक्सेप्शन के तौर पे इनको वेजरिंग नहीं समझा जाता। एथलेटिक कंपटीशन भी जो है वो वैलिड समझा जाता है। तो गवर्नमेंट की लॉटरीज भी आई हैव सीन कि वो रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो स्पेसिफिकली इसको वेजरिंग एग्रीमेंट की एक्सेप्शन के तौर पे मेंशन नहीं किया गया। तो फोकसिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन 4 ऑप्शन में से हम फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 तो बड़े क्लियरली मेंशन लॉ के ये अलाउड है, इन्हें वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं समझा जाएगा। Void agreement do not create any rights and obligation between parties and cannot be enforced in the court either by the parties. Fine. In addition, there are many agreements which have also expressly been declared as void by law. Which of the following is not a void agreement? Agreement in restraint of trade, ये तो void ही होता है। Agreement in restraint of marriage, ये भी void होता है। Agreement in restraint of marriage of minor, हाँ माइनर को रोका जा सकता है, तो ये वैलिड होता है। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये भी void होता है। तो नॉट अ void एग्रीमेंट वुड बी सी। Agreements made with the primary objective of regulating business or conditions of a business are valid. Fine. These agreements may take a form of trade association, chamber of commerce, and business association. Which of the following agreement is void in relation to trade combination? Firms voluntarily reducing competition by dividing market, तो मार्केट्स अगर आप डिवाइड करते हैं तो दैट्स फाइन, ताकि हर जगह सर्विस दी जा सके। टू रेगुलेट द मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ताकि एक खास वे में प्रोडक्ट डिलीवर हो। टू क्रिएट मोनोपली, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मना होगा, तो ये वाइड की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। फिक्सिंग प्राइसिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग गुड्स के खास क्वालिटी गुड्स की मेंटेन हो, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग की जाए, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इसमें आप ना बिजनेस रोक रहे हैं, ना आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जहाँ पर आप लो क्वालिटी गुड्स को हाई प्राइसेस पे पब्लिक तक पहुंचा रहे होंगे, मोनोपोली क्रिएट कर रहे होंगे, वो बेसिकली मना होगा। तो सी इज द आंसर। In anticipation of huge sales of sweets during Eid festival, all sweets makers of Islamabad make an agreement that they will not sell sweet below 1000 per kg। अब क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे, रेट बढ़ा रहे हैं। स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, तो ऐसा एग्रीमेंट तो क्योंकि मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो इसको वाइड कंसीडर किया जाएगा, तो वैलिड नहीं है। नॉट क्रिएटिंग मोनोपोली वाली बात भी ठीक नहीं है। टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली, यस, एंड दस इज वाइड, ये करेक्ट आंसर होगा। इज वाइडेबल किसके ऑप्शन पे, तो यहाँ पर तो कोई ऐसी स्पेसिफिक पार्टी है ही नहीं, तो ये आंसर गलत समझा जाएगा। क्वेश्चन 33 है, मिस्टर बिलाल एग्री टू वर्क विद डॉक्टर अब्दुल्ला एट ABC hospital for a period of 6 months to treat the patients of coronavirus. The contract provided that during the term of agreement, Mr. Bilal will not practice in any other hospital. However, after 1 month of service, Mr. Bilal left the hospital and joined another hospital. Legal position बताएं। तो देखें 6 महीने तक का जो सर्विस एग्रीमेंट है उसके दौरान तो उनको फिर अब फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी और जगह को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो कैन ज्वाइन वाली बात तो गलत हो जाती है। अब कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस इवन आफ्टर द एंड ऑफ एग्रीमेंट, नहीं, आफ्टर द एंड ऑफ एग्रीमेंट तो नहीं एप्लीकेबल होता। तो कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस बिफोर द एंड ऑफ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के पीरियड तक उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो करेक्ट आंसर डी होगा।
Wagering agreement is one in which money is to be paid by one to another or vice versa on the happening or non-happening of future uncertain event. In wagering agreement, either of the parties to win or lose, एक जीतती है एक हारती है. The following constitute the essential of wagering agreement: mutual gain or loss. Mutual तो नहीं, गेन और लॉस बहरल उसमें होता है, अनसर्टन इवेंट होता है, नो कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, क्योंकि पार्टी सिर्फ आउटकम में होती हैं, वो भी विनिंग और लूजिंग के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ठीक होगा, लेकिन इसके अंदर आपको वो ये वर्ड म्यूचुअल यहाँ पर फर्म कर देना चाहिए. देन डी आंसर वुड बी करेक्ट. According to the relevant section of the Contract Act, agreement by way of wager is void. Yes. Which of the following transaction is not included in wagering agreement? ट्रांजेक्शन ऑफ लॉटरीज तो वेजरिंग का ही हिस्सा होती हैं, गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन भी वेजरिंग का हिस्सा होती हैं. परचेज ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ने ये वेजरिंग का हिस्सा नहीं होते. जहां पर आप एक्चुअली शेयर और डिवेंचर सेल कर रहे हो, याद रखें कि अगर प्राइस डिफरेंस होगा तो फिर ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट कंसीडर होगा. Rahul and Kumar are two rival shopkeepers in Ram Swami colony of Karachi. They make an agreement that if Rahul closes his shop from the colony, Kumar will pay him rupees 20,000. Later on, Kumar refuses to pay. Now Rahul wants to file a suit against Kumar in a court of law. Rahul cannot recover this amount from Kumar as the agreement is in restraint of trade. और ऐसा एग्रीमेंट क्योंकि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड है, तो ऐसा एग्रीमेंट होगा वाइड एब इनिशियो. Mr. Rahman was appointed as an agent for selling the goods produced by Mr. Rahim on a condition that Mr. Rahman will not deal in goods of any other manufacturer. This restraint is valid. सर्विस जब आप दे रहे हैं एज एन एजेंट तो फिर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर लगाई जाती है तो वो अलाउड है, इसे इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं समझा जाएगा. एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग या क्या ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, तो ये पॉइंट तो मैरिज का है. सो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, माइनर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बाकी सिचुएशन में वॉइड होगा. Miss Sophia agreed to sing at the theatre of Mr. Andrew for 3 months and will not sing elsewhere. It was held that she can be restricted. तो ये तो जो पॉइंट आएगा उसके मुताबिक हम कहेंगे कि जी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है, उनको वर्ड रिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रेंड में से कोई एक आप मेंशन कर देते हैं. अब यहाँ पर भी रीज़न ये है कि जब तक आप एक जगह सर्विस प्रोवाइड करें तो उस दौरान सर्विस एग्रीमेंट में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉ एज एन एक्सेप्शन अलाउ करता है, इसे एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं कंसीडर किया जाएगा. टू इन्फोर्स एन एग्रीमेंट इन द कोर्ट इट्स मीनिंग मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, यानी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए. एनी अनसर्टेनिटी इन द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट विल क्रिएट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के भाई किसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, और कोर्ट्स के लिए फिर पॉसिबल नहीं रहता उसको इन्फोर्स करवाना. सच अनसर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. So that's all for today. Have a good day.